शुरू हो जो आपने किया सर वो क्या हुआ, मैं बोल रही थी कि आप से बोल रही थी मतलब कि हमने अकेडमी वर्क था, हमने अकेडमी वर्क में कुछ नहीं होता था। वो अब बोल रहे थे, मैम बोल रही थी सर, आप बोल रहे थे कि बच्चे बोलते हैं कि जो है कि आप हमारी पेमेंट कोई बात ही नहीं। मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ी ना बातचीत में, मैंने इनसे करी थी, बात डिस्कस करी थी, तो आप थे नहीं उस टाइम पे। मैं बाद में कर लूँगा बात आपसे क्या हुआ है, तो इसलिए मैंने आपसे ये बात बोली है बस पे। अगर मैंने बोली होती तब होती ना वो बात, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सर ने कुछ और वे से समझा है उस चीज़ को, तो इसलिए मैं वो बाद में कर डिस्कस। एक साल खड़े हैं तो हमें तो एकेडमी का ऑब्वियस बात है, मैं तो 1 मंथ से आया, मैंने सर को ही समझाता है। सर बोल रहे थे आपको प्री का बेस नहीं, मतलब सर आपको ज़्यादा पता होगा, मेरे को तो मैं तो 1 मंथ हुआ है, मेरे को क्या पता तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो चीज़ है। बाकी बाद में करते हैं, वीडियो चल रही है ना, ऑफलाइन होती है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। ये 2022 और 23 का है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन कर लिया था आपने? कर लिया? आप टाइम से नोट्स ले लेना क्योंकि आपका टाइम बाद आएगा, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है, तो हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, फ्रीडम स्टडी कंप्लीट हो गई, अभी कोई चीज़ें कंप्लीट ये हिस्ट्री में करेंगे, अभी इकॉनॉमिक चल रही है हमारी, तो इसलिए इकॉनॉमिक सर्वे की क्लासेस चल रही हैं। कल हमने बजट पढ़ा था और आज इकॉनॉमिक सर्वे की क्लासेस चल रही हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा लिख लो, क्या था? वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में जो 2021-22 में जो थी प्रोडक्शन थी आपकी 18.04 लैक्स मेट्रिक टन। अब ऐसा है ना कि ये आपका जो डाटा है ये अगले साल जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, और बजट में भी ऐसे है, बट जो स्कीम्स होती हैं वो वही रहती है, उनके जो मोटिव और एम्स होते हैं सिर्फ उनमें भी थोड़ा बहुत डाटा में चेंज होता है, तो इसलिए जब अगला आएगा तो उसमें थोड़ा डाटा और होगा, तो इसलिए और 22-23 में जो वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन थी वो 70.5 लाख मेट्रिक टन 2022-23। अगले सब दिन अगला पर कैपिटल इनकम। अब हम बिना ज़्यादा प्री पे फोकस करेंगे मीन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सर ने बताया मुझे कल कि आपका अभी प्री का खुद का बेस नहीं बना है, तो इसलिए अब मीन्स क्वेश्चन अब मैं कम कर दूंगा, प्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्री कैपिटल इनकम प्री ओरिएंटेड ही बनाना पड़ेगा आपको ना, मीन्स के लिए सर होते टाइम नहीं क्या बोलते 22-23 में जो थी प्रति व्यक्ति आय, पता पर कैपिटल इनकम सभी को क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय जो 22-23 में थी वो थी आपकी 1,50,000
ठीक है। और जो इसमें ज़्यादा डाटा ही है यार, समझने वाला इतना कुछ है नहीं, आपको डाटा ही याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जो 21-22 में थी वो थी हमारी जो 21-22 और 22-23 में जो ग्रोथ हुई है ना पर कैपिटा इनकम में, वो ये 10.4% की। ये क्वेश्चन बनेगा प्री का 10.4% की। एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लेना इसको, एक ये क्वेश्चन आएगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। 10.4% की ग्रोथ हुई है 2021-22 से लेकर 22-23 के बीच में। निकले सभी कद्दू रब कद्दू दिख जा सभी। अगला एसडीजी परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं सभी ने, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, बताओ हमको। इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ ली है, एसडीजी क्या होते हैं? कौन सी ईयर तक का है, कौन सी ईयर तक है, कौन सा ईयर हमने कंप्लीट करना है? 2030 2030 तक जो है हमने इसको अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस पे गोल्स बता सकते हैं कितने गोल्स है? जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है उनको तो पता होना चाहिए कितने गोल्स आएंगे इसके अंदर। सतत विकास लक्ष्य होते हैं इसको। जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है ना वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो नेचर को जो है इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो एसडीजी। ठीक है, बता सकते हैं गोल्स कितने हैं इसमें जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई हैं, कौन भी जिन्होंने कवर कर दिया? सुनिए 17 गोल्स है इसमें, 17 गोल्स ये लिख लो। इकोनॉमी का है सकते हैं, ये आपको उसमें भी आएगा, इकोनॉमी मींस की इकोनॉमी भी है। टारगेट बता सकते हैं कोई कितना है? हाँ, टारगेट कितने हैं, कितने टारगेट रखे हैं इसके अंदर? वन 169 टारगेट है, लिख लो ये। इंडिकेटर्स बता सकता है कितने इंडिकेटर्स? लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के रिस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, सारे पता होने चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ 2020 में, आया एचएस में एसडीजी के ऊपर। और इसके ना 17 गोल पढ़ लेना, चार्ट आता है ना, चार्ट बना लेना। 17 गोल्स हो जो गोल्स है इसके अंदर, जैसे हंगर हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, और भी बड़े सारे हैं, फिर क्या बोलते हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो एक चार्ट बना लेना 17 गोल्स, अगर पूछ लेते हैं 2020 में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। लिख ले सभी ने? अब जो हमारी स्टेट है उसने 138 जो इंडिकेटर्स है उसको शॉर्ट लिस्ट किया है कि हम इतने इंडिकेटर्स में काम करेंगे। ठीक है, स्टेट शॉर्ट लिस्ट किया 138 इंडिकेटर्स को। और जो 12 जो हमारे अचीव हो चुके हैं,
12 जो हमारे अचीव हो चुके हैं, 39 जो हमने 2021 में अचीव किए हैं, 2021 में अचीव किए 39 चल नहीं रहा पहले। क्या हो गया इसको? हाँ? यहाँ से? हैंग हो गया ये? ऐसे होता ना बंद नीचे से हो? तो क्या बोलते थे, हाँ 12 जो है ना स्टेट ने अचीव कर ली है, और 2021 में जो हमने अचीव की है वो है अपने 39, और आपके 87 जो है वो 2030 तक जो है प्लान है कि अचीव करेंगे 89 2035 अल्लाह मुश्किल ही रहे हो पाएंगे। तो बता सकते हैं हिमाचल का रैंक, करंट का क्वेश्चन है, एसडीजी में हिमाचल का रैंक कितना है? जी हाँ सेकंड है, पहला केरला है, सेकंड रैंक है एसडीजी में हिमाचल का, ठीक है लिख लो, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, पर पहला जो आपका केरला है। कैसे? अब मेरे को बताओ जो ये एसडीजी की रैंकिंग होती है कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग करता है। सभी को पता है ना नीति आयोग के बारे में? पता है आपको नीति आयोग क्या है? हाँ जी मैं तो बता ही दूंगा आपको, पता आपने हाँ किया तो मैंने पूछा। ये एजेंसी है एक ना, ये जितने भी हमारे मतलब क्या बोलते हैं रैंकिंग्स वगैरह होती है वो निकालती है ये नीति आयोग। इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी थी, पर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी जाती थी, प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी थी। प्लानिंग कमीशन आपका बना 1951 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। क्या क्वेश्चन है कोई? नीति आयोग पब्लिश करती है, ठीक है याद रखना है। चेयरमैन पता है रिसाइड कौन है नीति आयोग का? सर वही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो चलो होता है, वो तो है ही चेयरमैन। अच्छा राजीव कुमार, सुमन बेरी, करंट का क्वेश्चन है ये। सुमन बेरी है रिसेंटली कैसी नीति आयोग की सुमन बेरी, करंट का क्वेश्चन है।
तभी वही बोल रहा हूँ ना कि हर टॉपिक को रिलेट कर किया करके मतलब पढ़ा जाता है आगे और पीछे सब हर जगह से रिलेशन बना के पढ़ा जाता है टॉपिक को। जो हेड होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था एसडीजी। एसडीजी में क्या परफॉर्मेंस रही हिमाचल की, ठीक है। फिर तो हमने कवर कर लिया, इस पे थोड़ा इकोनॉमी का सेक्शन, ठीक है। ये करंट का सेक्शन हो गया कवर, ये भी करंट का सेक्शन हो गया आपका कवर। कर दूँ अब कर लीजिए। अगला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब ये रैंकिंग वगैरह है हिमाचल की, क्या रैंकिंग है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन पता क्या होता है? बताएगा कोई इनोवेशन? इनोवेशन ये तो सिंपल इंग्लिश की टर्म है। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? इसमें जो हमारा जो हिमाचल है उसका नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसा है ना कि जो अपनी पहाड़ी राज्य होते हैं ना उनका अलग से बनता है, और जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज उनका अलग से बनता है। जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो हिली स्टेट्स में जो रैंक है वो है 5th। बस इतना याद रखना, डी का क्वेश्चन बनता है। 5th रैंक है इसमें इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। ये 2021 का है। हिमाचल का रैंक 5th है। कोई बता सकते हैं ये कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग ही करता है। अगला सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये 2022 का है, ठीक है। 2022 का। इसमें जो है इंडिया मतलब सॉरी हिमाचल का जो रैंक है वो 7th है, ठीक है। 7th रैंक है इंडिया, सॉरी हिमाचल का इसमें 7th। और ये जो पब्लिश करता है वो करता है इंस्टीट्यूशन फॉर, लिख लो। अब कौन पब्लिश करता है इसको, क्योंकि ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, ये पब्लिश करते हैं इसको, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को। इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, IMPERATIVE इम्पेरेटिव। अब इसमें जो दो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे ना, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इस इंडेक्स के अंदर, पहला तो था उसमें मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है मिजोरम का ऐजवाल, ठीक है। और दूसरा जो था हमारा शिमला था, और तीसरा हमारा सोलन था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सारे जो मैं करा रहा हूँ। पर अगले साल चलो रैंकिंग तो बदल जाएगी, पर ये भी बदल ही जाएंगे। पर अभी के लिए अगर अप्रैल में अगर कोई एग्जाम होता है, मार्च में होता है, तो ये आए भी हैं ये क्वेश्चन। शिमला और सोलन ये अच्छी तरह से स्टार लगा लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आए बनेगा ही बनेगा। बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट
एसवाल जोन का ये तो चलो इतना नहीं याद रखने की जरूरत है, पर ये दो याद रखना, शिमला और सोलन, क्योंकि हिमाचल की पर्सपेक्टिव से पूछेंगे ना वो, तो इसलिए निकले सभी। अगला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट का मतलब पता है सभी को ना, कि बताओ पता ही होगा कौन नहीं, आप लोगों को सभी ने। क्या होता है एक्सपोर्ट, आप बताना क्या होता है एक्सपोर्ट। नहीं हमसे पूछ रहे, बताओ एक्सपोर्ट क्या होता है। इकोनॉमी होगी नहीं बच के हो रही है, क्या बोल रहे हो, क्या क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये 2021 का ठीक है, ये याद रखना, ईयर कौन से ईयर का मिक्स मत कर देना। और ये क्वेश्चन आया है, सॉरी जिसने एचएस कर दिया होगा पेपर उसको पता होगा, ये वाला क्वेश्चन आया है इस साल, है ना, आया है ना। इसमें जो हिमाचल का रैंक है वो 18 है, 18, हाँ जी 2021 का है ना, 18th रैंक है इसमें हिमाचल का, इस साल आया हुआ है ये एचएस में, प्री में आया है क्वेश्चन। और अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें ना, हिमालयन स्टेट्स की, तो उसमें फर्स्ट रैंक जो है, अगर हिमालयन स्टेट्स का अलग से बनता है इंडेक्स, तो पहला जो है उसके अंदर उत्तराखंड है, दूसरा हमारा हिमाचल है, ये भी लिखने में इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगाना। हिमालयन स्टेट्स का अगर अलग से बनता तो उसमें पहला उत्तराखंड रैंक में है, दूसरा हमारा हिमाचल है। तो मुझे बता सकता है इसमें, किसी ने करंट में पढ़ा, कौन है इसमें, कौन सी स्टेट है नंबर 1? बात मत करो तो समझ नहीं आएगा। क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट है इसमें नंबर 1 इस इंडेक्स में, बता सकते हैं कोई? तो थोड़ा पढ़ा नहीं आपने इसमें करंट में? पुडुचेरी है, ये लिख लेना, करंट का क्वेश्चन है। पुडुचेरी है नंबर 1 पे, और सबसे बॉटम में है आपका बिहार और झारखंड, से ये सबसे बॉटम में है। ये करंट के क्वेश्चन निकल रहे हैं आपके, यहाँ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं इसको। पुडुचेरी जो नंबर 1 है, बिहार और झारखंड सबसे लोएस्ट। तो मुझे बता सकते हैं पब्लिश कौन करेगा इसको, पब्लिश कौन करता है इस इंडेक्स को? किसी का नहीं पता। मैंने एक इतनी कॉमन सी चीज लाई थी, नीति आयोग करती है सारी चीजें पब्लिश यार, अभी पहले बताया था मैंने आपको, नीति आयोग ही करेगी इसको पब्लिश, लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है ये। निकले सभी, ठीक है आपने। अगला है हमारा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग कोई बता सकता है क्या होता है जेंडर बजटिंग? जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं, कौन भी जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है,
बता सकता है कोई जेंडर बजटिंग? आप पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, यहाँ से सर आगे जेंडर बजटिंग आइडिया कुछ भी थोड़ा सोचो, क्योंकि यहाँ से ये क्लेरिफाई हो रहा है यहाँ से। जिनका याद आता है हाँ जी, ताओ तो क्या हुआ, गलत हो गया तो क्या हो गया, ट्राई तो किया करो, गलत हो गया तो क्या होगा? हाँ ठीक बोल रहे हो। ऐसा होता है ना जेंडर बजटिंग में, मतलब कि इक्वालिटी से जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैन और वुमेन में, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो होंगे इक्वली मैन एंड वुमेन में, वो है जेंडर बजटिंग। लिख लो अगर लिखना है तो। इसका जो बजट बना था इस बारी वो था आपका 2366.48 करोड़, ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। आ गया सब कुछ जेंडर बजटिंग आ गया आपको? अगला मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। अब इस जो योजना है ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें मीन जो आ सकता है 4 नंबर पर क्वेश्चन क्या है ये। तो इसमें जो जितने भी रिसर्चर है ना उनको जो है फाइनेंशियली एड किया जाएगा, मतलब कि सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, जो रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे PhD होल्डर हो गए वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों को उन लोगों को जो है सरकार के द्वारा जो है पैसा दिया जाएगा, वो है ये। तो इसका जो बजट है वो लिख लेना, मतलब जो है ये आपका है 3000 दिए जाएंगे इसमें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3000 दिए जाएंगे इसमें 3 सालों के लिए। एक तो ये याद रखो ड्यूरेशन कितनी है इसकी, और एक ये याद रखो कि कितना पैसा जो है इनको मिलेगा। 3000 दिया जाएगा 3 सालों के लिए। ये किसको दिया जाएगा? आपके जो भी रिसर्चर होंगे, जो रिसर्च एक्टिविटीज से जुड़े होंगे उनको दिया जाएगा। स्टार लगा देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है ये, इस साल में इसमें आएगा ये पेपर में, देख लेना विषय। समझ आ रहा है आपको? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो क्वेश्चन होगा निकले सब दिन। अगला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस अब मेरे को बताओ, आपने पढ़ा हुआ है सभी ने, गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस, हाँ जी, तो क्या हुआ? बोलो, जो गलत हो गया तो क्या हुआ यार? गलती से सीखता है इंसान, बोलो क्या बोलो। हाँ मतलब सुशासन अच्छा, मतलब कोई भी सर्विसेज है वो जो है सिटीजन को अच्छे बेटर वे में प्रोवाइड करवाना, वो होती है गुड गवर्नेंस। ठीक बोल रहे हो? अब जो है ना इसकी जो गुड गवर्नेंस की जो है 2020 में जो थीम रखी थी वो थी 7 थीम्स के ऊपर थी है।
7 थीम्स, 19 फोकस टॉपिक्स, कौन कौन से चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। और 75 जो थे 75 इंडिकेटर रखे थे, और 21 सब इंडिकेटर थे। लिख लो ये कैसे पूछा होता है क्वेश्चन में। लिख लो। ये 2020 का है। अच्छा ध्यान रखना इसको, ये 2020 और 21 में थोड़ा वो रखना, थोड़ा ध्यान, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं कई बार। इसलिए सब दिन अब 2021 का लिखो, ये 2020 का था ना यार, ये मैगी बना हो रहा है। अब 2021 का लिखो। दो 2021 में जो थी थीम्स, 8 थीम्स थी, 19 फोकस टॉपिक, 76 इंडिकेटर, और 13 सब इंडिकेटर। ये याद रखना, ये प्री में क्वेश्चन बनता है इसका। अगर कोई और पेपर निकलता है, अगर होता है टाइमली, तो फिर ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लिख लिया सभी ने? अब क्या बोलते हैं, जो गुड गवर्नेंस में नंबर 1 जो डिस्ट्रिक्ट है ना आपकी, मतलब 2021 की, वो है कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो नंबर 1 है गुड गवर्नेंस में। और सबसे लोएस्ट पे जो है वो है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्री के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देख ले सभी ने? अपने रैंकिंग वाइज डिस्ट्रिक्ट लिख लो, मतलब गुड गवर्नेंस में पहला तो कांगड़ा था, बाकी दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है। ये क्रोनोलॉजी, इस बार जो एचएस के पेपर में देखा गया, प्री में क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए नहीं है, तो इसलिए जैसे पढ़ोगे, जो भी हिस्ट्री पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो डेट्स अच्छी तरह पढ़ के जाना, क्योंकि स्कीम्स में भी सारी क्रोनोलॉजी पूछी थी, कौन सी स्कीम की कौन से ईयर में आई है, कौन से ईयर में बनी है, तो क्रोनोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ के जाना। पहला तो आपका कांगड़ा था, ठीक है, पहली रैंकिंग में कांगड़ा था, दूसरी में बिलासपुर है, तीसरी में ऊना है, और चौथे में मीरपुर है। बिलासपुर, ऊना, मीरपुर, बिलासपुर, ऊना, और लास्ट में आपका मीरपुर। ये लिख लो, ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से वो कर देना इंपॉर्टेंट। और जो आपका हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट था ना, वो 2020 में जो थी उसकी रैंकिंग थी 11, ठीक है, चंबा की। और अब ये दो, अब जो है इस साल की रैंकिंग में 6th पोजीशन पे पहुंच गया है, 11 से 6 पे। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है।
11 से 6 पोजीशन पे आ गया है, मतलब रैंकिंग में जो है परफॉर्मेंस बेटर की है हमारे डिस्ट्रिक्ट ने। तो ये 20 की बात ये 2020 था ना, उसमें 11 थी हमारी पोजीशन, अभी 6 है इस साल। निकले सभी, आ रहा है ना सभी को समझ? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो किसी चीज में? कर दूं अब कर दूं? अब हम करेंगे बैंकिंग सेक्टर ऑफ स्टेट। ये नया टॉपिक है, बैंकिंग सेक्टर ऑफ स्टेट। बैंकिंग सेक्टर ऑफ स्टेट। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका लार्जेस्ट शेयर है 63%। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे स्टेट में, 63%। और जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबी जिनको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनका जो परसेंटेज है वो 5% है। और जो प्राइवेट बैंक है उनका है परसेंटेज 12%, 12%। इंपॉर्टेंट कर देना ये, पेपर हो गया तो ये पीछे जा सकता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक का है 20%। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक 20%। ठीक है, इसको स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये। क्रोनोलॉजी बन सकती है इसमें, मैथ्स का कॉलम में भी आ सकता है। देख लिया? जो हमारे हिमाचल में जो बैंक की तो टोटल ब्रांचेज है ना, ये सारे इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, वो आपकी है 2 2 3 4 2 2 3 4, ये इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे आपके। ठीक है, सभी इंक्लूड हैं इसमें। और रूरल एरिया में जो ब्रांचेज हैं आपकी बैंक्स की, वो है 76%। ये इसको भी स्टार लगा देना ब्रदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है डाटा। क्वेश्चन बनते हैं इस साल, क्वेश्चन नहीं आए इकोनॉमिक सर्वे से, पिछले साल बहुत क्वेश्चन थे। ये सब भी नहीं। पीएनबी की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, पीएनबी पता है ना, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी ब्रांचेस हमारे हिमाचल में सबसे ज्यादा हैं, वो हैं 350। ये भी 2000 इस जो पिछला साल था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में क्वेश्चन पूछे थे, उसमें क्रोनोलॉजी भी पूछे थे शायद, मैथ्स का फॉलोइंग में थे शायद कुछ था, ब्रांचेस पूछी थी। पर आपकी एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी है 348। इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है इसको। और यूको बैंक जो है आपका, उसकी है 174। यूको बैंक 174।
डाटा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर करना पड़ेगा आपको। अब प्राइवेट में देख लेते हैं कौन से बैंक की ब्रांचेस सबसे ज़्यादा। HDFC नंबर 1, HDFC 84 बैंक ब्रांचेज हैं इसकी हिमाचल में। HDFC की 84 ब्रांचेज हैं। ICICI है दूसरे नंबर पर, ICICI उसकी है आपकी 48, ICICI। और फिर बस ये दो ही है मेन, HDFC ICICI की। आप ये लिख लो कि कांगड़ा जो है ना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है तरीका। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं बैंक्स की। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना स्टार वाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कितनी है नंबर लिख लो, 411। 411 जो है बैंक की ब्रांचेज हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा है। कांगड़ा खैर बड़ा भी बहुत है ना इसलिए। और सबसे कम है लाहौल स्पीति में 25। लाहौल स्पीति में जो है वो है 25। लिख लिया सभी ने? ये अच्छी तरह से याद करना, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अगला जो आपका रीजनल रूरल बैंक है ना, उसको जो है कौन स्पॉन्सर करता है? स्पॉन्सर करता है उसको PNB। PNB ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना ना। रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की ब्रांचेस लिख लो कितनी है कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की ब्रांचेस है 541। और आपका जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है ना, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, उसकी जो ब्रांचेज है वो आपकी 217 217। याद रखने पड़ेंगे सारे, डाटा याद करना मुश्किल होता है, तो करना पड़ेगा। क्लियर सब दिन? ठीक है। अगला आपका प्रायोरिटी सेक्टर रैंकिंग। अब जिससे इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है तो बताएगा मैं क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर रैंकिंग। इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्या है मतलब है इसका प्रायोरिटी सेक्टर रैंकिंग।
आता है मान लो, गलत ही बोल दो जो भी है। अगर नहीं आता तो कुछ थोड़ा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इकॉनमी का टॉपिक है। आता है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे ना कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं जब हम लैंड करते हैं, जब हमको लोन जो प्रोवाइड करते हैं। वो आपका आ जाएगा एजुकेशन हो गया, जस्ट एग्जांपल ले लो, एजुकेशन हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया। तो इसलिए जो ये जो कुछ सेक्टर है इनको जो है जब हम लोन देते हैं तो हम इनको प्रायोरिटी पर रखते हैं कि जो ये सेक्टर है इनको मतलब हर बंदे को जो है इस हर चीज़ की मतलब ये चीज़ जो मिलनी ही मिलनी चाहिए। चाहे एजुकेशन लोन हो गया, चाहे एग्रीकल्चर के लिए लोन हो गया, चाहे हाउसिंग के लिए लोन हो गया, तो प्रायोरिटी में होते हैं ये सेक्टर। वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको बोलते हैं। जैसे किसी ने स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है, एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन सभी के लिए जो है ये सेक्टर जितने भी ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि इस पे भाई लोन जो है मिलना चाहिए इंसान को, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना, यहाँ से ये याद रखना बस, वो है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायर है जो हमारे लिए। और अब देखो कि जो बैंक्स है ना उन्होंने जो है प्रायोरिटी सेक्टर ले, ये हिमाचल का डाटा है, ठीक है, हिमाचल का है, इंडिया का मतलब क्या बोलते हैं, जो बैंक्स है उन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज है आपको या फिर प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज है उसको सेक्टर को जो लोन प्रोवाइड किया है वो है आपका 57.68%। ये देख लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लोन प्रोवाइड किया है बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर को 57.68। स्टार लगा देना, अगेन फ्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं। कुछ समझ नहीं आया इसमें तो बताओ, समझा देता हूँ। आ गया आपको समझ? पीछे क्या नाम है आपका? आ गया समझ? क्या होता है बताओ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का? हाँ जी, ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारा बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, उन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो मैंने बताया ना, जो सेक्टर आते हैं जैसे हाउसिंग हो गया, फिर क्या बोलते हैं आपका एजुकेशन लोन हो गया, तो उसमें जो बैंक्स ने जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इतने परसेंट जो है सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड किया है 57.68%। बताओ, आप बताओ क्या होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? अभी समझाया नहीं। आप तो ऐसे सेक्टर जिन्हें हम टॉप मोस्ट सेक्टर जिन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ये तो इतना इजी है, ऐसे निकल जाता है। इसलिए ये याद रखो, जो प्रायोरिटी रखना, किसी चीज़ को टॉप मोस्ट पे रखना, प्रायोरिटी देना, वो चीज़ है। उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अगला है नबार्ड। नबार्ड पता सभी को क्या है? क्या फुल फॉर्म है इसकी? रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की ना कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए जो है प्रोग्राम्स जो हमारे चलाए हुए हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। अब क्लाइमेट चेंज के लिए नबार्ड ने कुछ प्रोग्राम जो है रन किए हैं। कौन कौन से? हाँ जी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट, इसी के लिए रूरल की डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए काम करता है। नबार्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इकोनॉमी अगर जब आप पढ़ोगे जब भी, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा टॉपिक पे।
बाहर का। अब जो निबार है ना, इसने जो है एक प्रोग्राम चलाया है आपका सस्टेन, लिख लो सस्टेन, सस्टेन लिख लो, सस्टेन SUSTAIN, सस्टेन लाइवलीहुड LIVELIHOODS, सस्टेन लाइवलीहुड्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज इन ड्राउट पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन। ये एक प्रोग्राम है नाबार्ड के द्वारा चलाया हो गया, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की एक ड्राउट प्रोन जो नाबार्ड के द्वारा प्रोग्राम है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसा आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आएगा। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, सस्टेन लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज इन ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन। कहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन, क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन, SMART स्मार्ट सॉल्यूशन। लिख लिया आपने? तो ये प्रोग्राम जो रन हो रहा है आपका, ये याद रखना बस, कौन से वहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा, सिरमौर में चलाया जा रहा है। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको एग्जीक्यूट कर रही है। एग्जीक्यूट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आ गया समझ सभी को? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई दिक्कत कहीं? फिर अगला है आपका, अगला लिखो, रिड्यूसिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लड रिस्क। ये भी एक प्रोग्राम है नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि द्वारा बोलूं, रिड्यूसिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लड रिस्क। जो हमारे ग्लेशियर नहीं फटते हैं और फिर क्या बोलते हैं फ्लड फ्लूड आने की संभावना रहती है वो है। तो ये आपका जो चलाया जा रहा है वो पार्वती वैली में चलाया जा रहा है, जो कि कुछ फ्लड एंड फ्लड रिस्क की बात, रिड्यूसिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लड रिस्क, फ्लड एंड फ्लड रिस्क। ये आपका चलाया जाएगा पार्वती वैली जो कि आपकी पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बस इसको इतना याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना प्री में। मतलब तो खैर हो गया प्री, पर जो भी अब अलाइड आएगा, अब आने वाला अलाइड का पेपर नोटिफिकेशन से नवंबर में निकल जाएंगी, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो फेवरेट है उनके। एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसमें से एक्सटेंशन ऑफिसर की है, फूड इंस्पेक्टर की है, ऑडिट इंस्पेक्टर की है, एंड इस बार अच्छी पोस्ट निकालेंगे जी। हाँ, कानून की भी है, इलेक्शन कानून की भी है। तो मतलब लाइट तक अपना अच्छा कर देना प्री जो भी है। इसलिए सभी अब
अगला लिख लो कि जो हमारी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी है वो हमें मतलब स्टेट में कितना लाइवलीहुड पता है सभी को क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता होना चाहिए इंग्लिश की क्या है क्या ही है, अर्थ बताओ इसका। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं। लाइवलीहुड इंग्लिश वाले तो बता सकते हैं। बताओ livelihood। किसे क्या बोल रहे हो? जीविका, जीविका बोलते हैं इसको। जीविका जो आपकी इनकम होगी, जीविका बोलते हैं लाइवलीहुड को। वो कैब थोड़ी अच्छी कर लो अपनी, विकल्प अगर नहीं लिखना तो मस्ट है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में जो लाइवलीहुड दी जाएगी उसका जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मतलब एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से जो हमें जीविका कमाई जा रही है वो है 57.03%। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा देना ये 57.03%। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जो है ना जितनी भी है उससे जितनी भी जीविका है वो इतनी परसेंटेज मिलती है 57.03%। आ रहा समझा? और अगला है जो एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मतलब कि दूध बेच रहा है कोई तो दूध से जो भी दूध बेच रहा है या फिर पनीर बन रहा है, वो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके उससे जो लाइवलीहुड कमाई जाएगी वो है 13.47%। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर अलाइड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर या और अलाइड से जो मतलब एग्रीकल्चर या मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं जो उससे लाइवलीहुड है वो है 13.47%। अलाइड इंडस्ट्रीज से जितने भी वो समझ आ रहा है सभी को? कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। आपको आ रहा समझ? आप नहीं आए पता लग रहा है? अभी कल शायद एक और बच्चा आएगा नहीं, तुम्हारी भी एक दो बच्चे आएंगे नहीं और लिख लिया। अगला है नेक्स्ट जोन एरिया। इसका मतलब बताएगा कोई क्या होता है नेक्स्ट जोन एरिया? जी सुनील बताओ थोड़ा, आज आप थोड़े सुस्त लग रहे हो। आप बताओ कोई और, आप बता सकते हो आप? हाँ इकॉनमी, अबे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी इकॉनमी की टर्म ही है, सारी इकॉनमी की टर्म ही है। जी आज के लिए क्या नोट्स भी बनाने रहने हैं बड़े हुए सब यार क्लास साढ़े 3 हुए अभी तो यार, इतनी जल्दी कैसे छोड़? 4 बजे तक होती क्लास। आपको जाना है तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज वाले भी आप जाते हैं ऐसे, अगर जाना है तो आप चले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे ले लेना, बाद में नोट कर लेना और क्या। कॉलेज वाले भी आप जाते रहते हैं, हवा की तरह आया हवा की तरह। नेक्स्ट वन एरिया होता है बिजाई का क्षेत्र जो होता है, जिस एरिया में हम वो करते हैं ना, लैंड को डीग करते हैं, बिजाई करते हैं, बीजते हैं, वो होता है नेक्स्ट वन एरिया। नेक्स्ट वन एरिया जो है इसका परसेंटेज है 9.75%।
इतना जो है एरिया जो आपका नेक्स्ट ऑन एरिया के अंदर आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अलाइड वालों के तो फेवरेट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें ये पूछते हैं ज़्यादातर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर पेपर का स्टैंडर्ड ना बनाए तो वो पढ़ाने तो पता नहीं। देख लिया सब दिन। अगला रेन फेड एग्रीकल्चर। ये बताओ मेरे को रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होती है। ज्योग्राफी की कर रहे हैं सारी, नेक्स्ट ऑन एरिया भी ज्योग्राफी का ही था, कर ये भी ज्योग्राफी कर रहे हैं। रेन फेड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बड़ी है सब दिन। आता कौन बोल रहा है? आप बोलो। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? बोलो। जी हाँ, गुड। जो रेनफेड एग्रीकल्चर होती है कि क्या बोलते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। तो रेनफेड एग्रीकल्चर जो होती है हमारी होती है 80% लैंड पे, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये, 80% लैंड पे होती है रेनफेड एग्रीकल्चर। स्टार लगा देना, ठीक है। आपने तो आपको नॉलेज तो है पर आप थोड़ा शर्माते हो कि कहीं गलत ना हो जाए, कुछ नहीं होता, गलत हो गया तो क्या हुआ, बोल दिया करो, गलत होगा तो ठीक ही हो जाएगा, सब कुछ है। देख लिया सब ने। फिर एवरेज रेनफॉल कितनी होती है स्टेट में, ये भी लिख लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट। टेस्ट पढ़ रहे हो सारे? मंडे को होगा टेस्ट आपको। 1.215 mm वर्षा जो है हमारे मिलीमीटर में नापी जाती है। रेनफॉल को जब मेजरमेंट करते हो मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट 1251। ठीक है सब। अगला हमारा कृषि से संपदा योजना। कृषि से संपदा योजना योजना है SAM, संपदा योजना। आपने ट्रिब्यून पढ़ लिया करो, ट्रिब्यून में हिमाचल की योजनाएं वगैरह होती रहती हैं, उससे आपका मतलब आपको थोड़ा आइडिया लगा रहेगा कि क्या है क्या नहीं। ये आपकी नवंबर 2020 की 22 में योजना, 2020 में नहीं है, नवंबर 2020 में। डेट का मुझे पता नहीं है क्योंकि दी नहीं थी डेट, 4 से मैंने बना हुआ है। तो इसमें इस योजना में क्या है, जो हींग है, हींग जो होता है सब्जी में डालते हैं, हींग, और जो केसर सैफरन जिसको बोलते हैं, उसको उसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। इस योजना का मकसद ये है, हींग और केसर, ठीक है। हींग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फोटिडा और केसर को बोलते हैं सैफरन। हींग और केसर।
लिया जब अगला हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है ना सभी को? हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको जो है असिस्ट कर रहा है, मदद जो करेगा फंडिंग में वो करेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पता है ना सभी को क्या है? पता है ना सभी को? पता है वर्ल्ड बैंक। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है वर्ल्ड बैंक वो दे रहा है 266.14 करोड़ की। वर्ल्ड बैंक इतनी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस दे रहा है, मदद देगा। इसलिए सब अगला सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। अभी डिसाइड की ना, ये आपका मेंस का टॉपिक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर जो है इसको ऐड किया गया है। अब जब हम ये करेंगे तब पब्लिक सर्विस एक्ट, इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना इसमें जो मतलब इसेंशियल चीज़ें हैं, इस एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एचपी पब्लिक सर्विस एक्ट का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में बताएंगे। बस आप इतना याद रख लो कि एचपी पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर जो इसको ऐड किया है सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को, और ये एक्ट है 2011। ये मेंस का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। जब मेंस का होगा तो कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं इसके अंदर 11 इसमें मेरे को लगता है सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं है जो लेबोरेटरी है, बाकी 11 जिलों में 12 जिले हैं ना हमारे, तो सिर्फ लाहौल को छोड़ के बाकी 11 जिलों में ये लेबोरेटरी है। 11 जिलों में है ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, लाहौल स्पीति में नहीं है। चंबा में कहाँ, मतलब चंबा में कैसे? चंबा में ही है, डिस्ट्रिक्ट में ही, चंबा टाउन में ही है। मेरे को इतना नहीं पता। जहाँ एग्रीकल्चर का ऑफिस होगा उसी साइड है ये सरोल वाली साइड है शायद में भी, सरोल वाली साइड है ये। हाँ ठीक बोल रहे हो। वो तो नहीं, पर आपको सीधे नंबर याद रखनी है। ठीक है, एक ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट इसको ऐड किया है, तो इसलिए एचपी पब्लिक सर्विस एक्ट, ये एक्ट जब मीन्स होगा फिर तब करेंगे। अभी बस इतना ही याद रखो। अगला है 2 बायो कंट्रोल लैब्स। 2 बायो कंट्रोल लैब्स।
ये आपकी जो है ओपन होगी कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा और मंडी में जो है खोली जाएंगी कांगड़ा और मंडी, ठीक है। तैयार रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो कर देना स्टार लगा देना, उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर एचएस का भी स्टैटिक ही है सारी मोस्टली, अगर आया तो। यार तो टाइम नहीं होगा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आपको बोलो मैं क्या करूँ। रेस्ट हो गई, चलो कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आपको जैसे सही लगे। ज्यादा पढ़ाती है क्या? देखिए सर डाटा आगे बढ़े हाँ डाटा तो करना। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ले लो मीन्स के लिए, लिख देना। मैं ना आपका एक दिन ऐसा टेस्ट होगा, वो कंबाइन होगा, उसमें ज्योग्राफी भी आई थी, जितना हमने कवर कर लिया उतना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। लिखना क्वेश्चन पहला, राइट, ये 4 नंबर की है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ शिवानंद रमोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब शिवानंद रमोल कौन थे, इसके बारे में लिखना, और इनका क्या योगदान था हमारे हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल में। शिवानंद, स्पेलिंग बताओ, SHIVA, शिवानंद रमोल, RAMAUL, शिवानंद रमोल। जल्दी छुड़वा दी है हम। अगला है व्हाट फैक्टर्स led to the पंचोता आंदोलन इन सिरमौर। पंचोता आंदोलन इन सिरमौर, पंचोता आंदोलन जो हुआ सिरमौर, उसके बारे में लिखना है, कौन कौन से फैक्टर्स थे। इसमें आए हैं क्वेश्चन दोनों। अगला लिख लो, क्लासिफाई द ग्लेशियर ऑफ पतन वैली। पतन वैली का बता सकता है कोई? है पतन वैली भूल जा रहे हो आप, पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं करते हो, सारे गलत हो। नॉन एक्सपीटी में है, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? नॉन एक्सपीटी में नहीं है पतन वैली, आप पढ़ाई तो है हमने। क्लासिफाई द ग्लेशियर ऑफ पतन वैली। पतन वैली के अंदर कौन कौन से, पतन वैली एक वैली है जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है, उसके अंदर उस वैली में कौन कौन से ग्लेशियर है वो लिखना है आपने, कौन कौन से ग्लेशियर पहले क्या है। क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन ही दिए थे तो इसलिए 4 दूंगा मैं आज, 2 कल के और 2 आज के। एक और लिखो, राइट अबाउट मनी महेश लेक के बारे में लिखते हैं। मैंने डायग्राम भी शेयर किया हुआ है शायद आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप वाले, वो बना देना, देखो व्हाट्सएप पे किया हुआ है, देख लेना, उसमें ना मैंने शेयर किया हुआ डायग्राम। देख लिया, ये बना देना बस। मनीमेश के बारे में लिख लेना, 4 नंबर के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पहले 4 की प्रैक्टिस करो आप लोग, आपके बाद की कल थोड़े क्वेश्चन रह गए ना कहीं के देखने में, तुम किसके मतलब क्वेश्चन चेक नहीं हुए थे कहीं के,
किस किस के नहीं होता है? आपका हो गया था? दिखाओ। एक नहीं लाए, ले आओ। ये और ये भी कर दो मैं, क्लास नहीं है तो फिर 4 अभी बजे नहीं है ना, फिर 10 मिनट है, 4 बजे।